नमस्कार। उपग्रह प्रसारण सेवा के अंतर्गत मैं परवीन मलिक, भूगोल प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है निर्माण उद्योग। विषय क्षेत्र। इस व्याख्यान के अंतर्गत विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे। निर्माण उद्योग का अर्थ तथा महत्व, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, स्वच्छंद उद्योग, निर्माण उद्योग के प्रकार, कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे। निर्माण उद्योग का अर्थ तथा महत्व को समझ सकेंगे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझ सकेंगे, स्वच्छंद उद्योग के बारे में समझ पाएंगे, निर्माण उद्योगों के प्रकारों के बारे में समझ सकेंगे, कृषि आधारित उद्योगों से अवगत हो सकेंगे, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग को समझने में सक्षम हो सकेंगे। सबसे पहले निर्माण उद्योग का अर्थ तथा महत्व। कच्चे और अर्धनिर्मित माल को हाथ अथवा मशीनों की सहायता से निर्मित उपयोगी माल में बदलने वाले उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। अर्थात जो प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पादन प्राप्त होता है, उस उत्पादन का हाथों या मशीनों की सहायता से रूप बदलकर कोई अन्य उपयोगी वस्तु में जब हम उसको बदल देते हैं, जहाँ पे ये कार्य होता है, उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे एक किसान ने कपास उगाई और उसे हमें कपास प्राप्त हुई, कपास से धागा बनाया गया एक उद्योग में, उस धागे से कपड़ा बना और आखिर में उस कपड़े की सिलाई करके उसकी कोई शर्ट बना दी। इस प्रकार से कच्चे माल से अर्धनिर्मित माल होते हुए लास्ट में निर्मित उपयोगी माल बन जाता है। यही पूरी प्रक्रिया विनिर्माण उद्योग कहलाती है। महत्व। किसी देश की आर्थिक उन्नति को हम वहाँ के विनिर्माण उद्योगों के विकास के अनुसार माप सकते हैं। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। अगर किसी देश ने विकास करना है तो उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उद्योग होंगे तो उस आधार के ऊपर वो अपना जल्दी से जल्दी विकास कर सकता है। कृषि के आधुनिकीकरण में भी ये उद्योग सहायक हैं, क्योंकि बहुत सारे जो यंत्र हैं जो कृषि के दौरान इस्तेमाल होते हैं, उन सब का निर्माण भी निर्माण उद्योग के अंदर होता है। कृषि आधारित उद्योग कृषि पैदावार बढ़ोतरी को भी प्रोत्साहित करते हैं। जैसे देश के किसी राज्य में किसी क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है, तो उस क्षेत्र के आसपास के जो किसान हैं वो कपास की कृषि को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से उद्योग कृषि की पैदावार को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है और जिस क्षेत्र में कृषि या प्राथमिक क्रियाकलाप कम होते हैं, वहाँ पर लोगों को रोजगार देने में भी ये सहायक होते हैं। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं। जो देश के पिछड़े इलाके होते हैं, वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देने से वहाँ की जो गरीबी है वो भी कम हुई है, जिससे देश के अन्य भागों के वो भी आर्थिक रूप से समान होते जा रहे हैं। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। निर्माण उद्योग में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है
उसका जब हम विदेशों में व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं, तो विदेश की जो मुद्रा है वो भी हमारे देश में आती है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे कोई भी उद्योग कहाँ पर लगाया जाना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या कारण, क्या क्या कारक होते हैं जो उस उद्योग को वहाँ पर लगाया जाए या न लगाया जाए इसको निर्धारित करते हैं। सबसे पहले है बाजार तक अभिगम्यता। इसका अर्थ है कोई भी जो उद्योग होता है उससे जो उत्पादन होता है उसको बाजार की आवश्यकता होती है। तो बाजार के जितना नज़दीक उसका आवागमन होगा उस उद्योग का, वो उद्योग वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। इसलिए बाजार के नज़दीक उद्योगों को लगाया जाता है। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। प्रत्येक उद्योग को किसी न किसी प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है और बहुत सारे उद्योग तो भारी कच्चे माल के ऊपर निर्भर करते हैं और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका कच्चा माल भार आसमान होता है। जैसे गन्ना, चीनी की मिल को गन्ने के क्षेत्रों के नज़दीक लगाया जाता है, क्योंकि गन्ने को अगर खेतों से चीनी मिल तक ले जाने में अगर ज़्यादा दूरी होगी तो बीच में उसका जो रस है वो सूखता चला जाएगा और उस गन्ने से कम चीनी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार कच्चा माल भी बहुत सारे उद्योगों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। किसी भी उद्योग के लिए एक स्किल्ड जो श्रम होता है, जो प्रशिक्षित श्रमिक होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा श्रमिक होंगे, सस्ते और कुशल श्रमिक होंगे, वहाँ पर उद्योगों को लगाया जाता है। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। पुराने समय में ज़्यादातर उद्योग कोयले से चलने के कारण कोयले की खदानों के नज़दीक लगाए जाते थे, लेकिन जब से जल विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ, ये जो पॉइंट है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि जल विद्युत को तारों के द्वारा कहीं तक भी पहुंचाया जा सकता है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल को लाने के लिए और निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे सुगम परिवहन की आवश्यकता होती है और आज के समय में जो संचार व्यवस्था है वो भी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि की सुविधाएं। पूंजी निवेश। उद्योग को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। जिस देश के पास ज़्यादा पूंजी होगी, निजी लोगों के पास ज़्यादा पूंजी होगी, वहाँ पर उद्योगों को ज़्यादा मात्रा में लगाया जा सकता है। जल आपूर्ति, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, रंगाई उद्योग, चमड़े का उद्योग, इनके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के उद्योग समुद्र के किनारे या किसी नदी और नहर के किनारे ही लगाया जाता है, जहाँ से उनको सुचारू रूप से जल की आपूर्ति होती रहे। औद्योगिक जड़त्व तथा औद्योगिक समूहन। औद्योगिक जड़त्व का अर्थ है पहले से ही उद्योग लगते आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर ज़्यादा उद्योग लगते हैं। और दूसरा है औद्योगिक समूहन, जहाँ पहले ही उद्योगों का बहुत ज़्यादा समूह है, वहाँ पर नए उद्योग को लगाना आसान होता है, क्योंकि ऊपर हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं पहले से ही स्थापित मिलते हैं, जिस कारण नए उद्योगों को लगाना वहाँ पर आसान होता है। ऐतिहासिक कारक। अलग अलग उद्योग को लगाने के लिए वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो भी कई प्रकार के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। सरकारी नीति। कोई भी सरकार उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी नीतियाँ बना सकती है, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या इस प्रकार की अन्य छूट दे के उद्योगों को बढ़ावा भी दे सकती हैं सरकारी नीतियाँ। और बहुत सारी सरकारें अगर उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा नहीं देना तो वो इस प्रकार की नीतियाँ बनाती हैं जो उद्योगों के विरुद्ध होती हैं। सरकारी जो नीतियाँ हैं वो भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। स्वच्छंद उद्योग।
किसी विशिष्ट कच्चे माल जिसके भार में कमी हो रही हो या कमी न हो रही हो, इस प्रकार का कोई भी पॉइंट इन उद्योगों के लिए मायने नहीं रखता। यानी कि स्वच्छंद उद्योग एक प्रकार के ऐसे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल के आधार पर वो आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं उनका जो कच्चा माल इस प्रकार का होता है, वो वहाँ पर लगाना जरूरी नहीं होता जहाँ पर वो कच्चा माल मिले। ये हल्के प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे घड़ी बनाने का उद्योग है। इस प्रकार के उद्योग को जरूरी नहीं जहाँ पर लोहा, स्टील या शीशा मिलता हो वहीं पर लगाया जाए, क्योंकि एक हल्का उत्पादन है, हल्का इसको कच्चा माल चाहिए, इसलिए इस प्रकार के उद्योग को ज़्यादातर बाजारों के नज़दीक लगाया जाता है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की आवश्यकता भी कम होती है। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। तो इस प्रकार से हम स्वच्छंद उद्योग उन उद्योगों को बोलते हैं जो कच्चे माल और श्रमिकों की आवश्यकता के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं करते। ज़्यादातर उद्योग कच्चे माल के स्रोत के नज़दीक ही लगाए जाते हैं, लेकिन स्वच्छंद उद्योगों को लगाते हुए इस बात की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मुख्य रूप से स्वच्छंद उद्योग एक इस प्रकार के स्वतंत्र उद्योग होते हैं जो बाजार की मांग और बाजार में जो परिवर्तन आता लोगों की मांग में, उस अनुसार अपने प्रोडक्ट में भी परिवर्तन लाते रहते हैं, इसलिए वो बाजार के नज़दीक लगाए जाते हैं। निर्माण उद्योग के प्रकार। सबसे पहले आकार पर आधारित उद्योग। इनमें आते हैं कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। दूसरे हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिजाधारित उद्योग, रसायनाधारित, वनों पर आधारित और पशुओं पर आधारित उद्योग। फिर है उत्पादन और उत्पाद पर आधारित उद्योग, जिसमें आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग आते हैं। अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर उद्योग, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग आते हैं। फिर है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भी दो प्रकार के उद्योग होते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। अब हम इन सभी प्रकार के उद्योगों को अलग अलग विस्तृत रूप में इनका अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आकार के आधार पर उद्योग, जिसमें पहला नंबर है कुटीर उद्योग। यह सबसे छोटी विनिर्माण इकाई है। कारीगर अपने परिवार के सदस्यों या अंशकालिक श्रम की मदद से अपने घरों में रोजमर्रा के सामान का उत्पादन करने के लिए स्थानीय कच्चे माल और सरल उपकरणों का उपयोग करते हैं। यानी कि कुटीर उद्योग उद्योगों की आकार के आधार पर सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं, जिसमें एक परिवार के सदस्य या उसमें 2-3 मजदूरों को की सहायता से एक छोटा सा उद्योग लगाया जाता है घरों में ही। तैयार उत्पाद एक ही घर में खपत के लिए हो सकते हैं या स्थानीय गांव के बाजार में बिक्री के लिए या वस्तु विनिमय के लिए हो सकते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब है आपने एक उत्पादन तैयार किया, दूसरे से कोई दूसरा उत्पादन आपने लेना है तो उसको अपनी चीज़ दी और उससे उस चीज़ को ले लिया। ये पुराने समय में होती थी, जब जो मुद्रा है वो चलन में नहीं थी। उस समय वस्तुओं के लेन देन से ही व्यापार चलता था। पूंजी और परिवहन बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि इस प्रकार के विनिर्माण का वाणिज्यिक महत्व कम होता है और अधिकांश उपकरण स्थानीय रूप से तैयार होते हैं। विनिर्माण के इस क्षेत्र में उत्पादित कुछ सामान्य रोजमर्रा के उत्पादों में खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा इत्यादि, कपड़े, मैट, कंटेनर
उपकरण, फर्नीचर, लकड़ी की मूर्तियाँ, जूते, हवाई चप्पलें और मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं। सुनार सोने, चांदी और पीतल के आभूषण बनाते हैं। कुछ कलाकृतियाँ और शिल्प बांस, लकड़ी से बनाए गए हैं जो जंगलों से स्थानीय स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग। इस उद्योग की उत्पादन तकनीक और निर्माण स्थल कुटीर उद्योग से भिन्न है। ये निर्माता के घर, झोपड़ी के बाहर एक कार्यशाला में लगाए जाते हैं। इस प्रकार के निर्माण में स्थानीय कच्चे माल, सरल विद्युत चालित मशीनों और अर्ध कुशल श्रम का उपयोग किया जाता है। यह रोजगार प्रदान करता है और स्थानीय क्रय शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील आदि देशों ने अपनी आबादी को रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम गहन छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास किया है। बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए बड़ा बाजार, विभिन्न कच्चे माल, भारी ऊर्जा, कुशल श्रमिक, उन्नत प्रौद्योगिकी, बड़े पैमाने पर उत्पादन और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस तरह का उद्योग पिछले 200 वर्षों में यूनाइटेड किंगडम, उत्तर पूर्वी यूएसए और यूरोप में विकसित हुआ। अब यह लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब पढ़ेंगे हम कच्चे माल पर आधारित उद्योग, जिसमें सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। कृषि से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग। जहां पर कृषि से प्राप्त उत्पाद को हम कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयोग करते हैं, वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल और कपड़ा, रबड़ इत्यादि के उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। ये उद्योग खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कुछ उद्योग लौह धातु खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। कुछ अलौह धातु खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा और आभूषण के उद्योग। कई उद्योग सीमेंट और मिट्टी के बर्तनों जैसे गैर धातु खनिजों का भी उपयोग करते हैं। रसायन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़े अलग अलग कई तरह के प्रोडक्ट के उद्योगों को बोलते हैं। वहाँ पर कच्चे माल के रूप में खनिज तेल, जो जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। नमक, गंधक और पोटाश उद्योग भी प्राकृतिक खनिजों का उपयोग करते हैं। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इत्यादि उद्योग भी इसके अंतर्गत आते हैं। वनों पर आधारित उद्योग। वन कई प्रमुख और छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं जो कच्चे माल के रूप में उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी, बांस और कागज उद्योग के लिए घास, लाख उद्योगों के लिए लाख। पशु आधारित उद्योग। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा, ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन, हाथी दांत इत्यादि जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं और उनका उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन और उत्पाद पर आधारित उद्योग। इसमें सबसे पहले आते हैं आधारभूत उद्योग। इसके नाम से ही पता चल रहा है आधारभूत उद्योग, यानी कि जिन उद्योगों का उत्पादित माल दूसरे उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है, वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग जिनके उत्पाद कच्चे माल के रूप में उपयोग करके अन्य उद्योग में सामान बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग,
जिस उद्योग ने लोहे इस्पात को बनाया वो किसी दूसरे उद्योग में वो जो लोहा है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझें, एक उद्योग ने लौह अयस्क से लोहा इस्पात बनाया और दूसरे उद्योग ने उस लौह इस्पात से सरिये, लोहे की तारें या लोहे की लंबी लंबी चद्दरें बना दी। उस उद्योग के लिए वो कच्चा माल के रूप में प्रयोग हुआ लोहा इस्पात। दूसरे हैं उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो सीधे उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर द्वारा उपभोग कर ली जाती हैं। जैसे ब्रेड और बिस्कुट बनाने के उद्योग, चाय, साबुन और प्रसाधन, लेखन के लिए कागज, टीवी इत्यादि बनाने वाले उद्योग, जिनका जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादन है, वो डायरेक्ट फिर कस्टमर के पास जाता है, उन उद्योगों को उपभोक्ता उद्योग के नाम से जाना जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, जिसमें सबसे पहले आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। स्वामित्व सरकारों के अधीन होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व सरकारों के अधीन होता है। जैसे भारत में एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, जिनके ऊपर नियंत्रण किसी देश की या किसी राज्य की सरकार का होता है। फिर है निजी क्षेत्र के उद्योग, इनको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। व्यक्तिगत निवेशकों के पास स्वामित्व होता है। इन्हें निजी संगठनों द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी की ये जो एक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। फिर है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर उद्योगों की स्थापना और उनका प्रबंधन करते हैं। उन उद्योगों को संयुक्त यानी कि ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसमें इंडियन ऑयल पेट्रोनस प्राइवेट लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड आदि प्रकार के जो उद्योग हैं वो आते हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग, वे उद्योग जिनका कच्चा माल तथा उत्पादन दोनों भारी होते हैं वो भारी उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहार इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। दूसरे होते हैं हल्के उद्योग। वे उद्योग जिनका कच्चा माल तथा उत्पादन दोनों हल्के होते हैं उन्हें हम हल्के उद्योग कहते हैं। जैसे ब्रेड और बिस्कुट, चाय, साबुन और प्रसाधन इत्यादि के उद्योग। अब हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योग में से एक है। यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग है भारत में प्राचीन समय से ही कुटीर उद्योग के रूप में भी चलता आ रहा है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, छींट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्न कारण हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। इससे हमें ये पता चलता है कि भारत में जो सूती कपड़े के उद्योग के लिए जो बाजार की आवश्यकता होती है उसकी जो मांग है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन भी होता है। यानी कि इस उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध है और बाजार भी उपलब्ध है। देश में सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रारंभ में अंग्रेज कच्चे कपास को मानचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपने मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे।
यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण भारत के कुटीर उद्योग में जो कपड़ा तैयार होता था उसकी तुलना में उनका जो कपड़ा सस्ता होता था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई, जिसके निम्न कारण थे। मुंबई गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी, इसलिए कपास मुंबई नगर में उपलब्ध हो जाती थी। मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी वहां पर उपलब्ध थी। सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से आसानी से हो जाता था। बाद में दो और मिल, शाहपुर मिल और कैलिको मिल, ये अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1947 तक भारत में मिलों की जो संख्या वो 423 तक पहुंच गई, परंतु देश विभाजन के बाद अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादित जो क्षेत्र थे वो पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का भारत में वितरण। प्यारे बच्चों, जहां पर कपास का उत्पादन होता है, जिन जिन राज्यों में ज्यादातर सूती वस्त्र उद्योग भी आपको उन्हीं राज्यों में देखने को मिलेंगे। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बांधने वालों, कताई, रंगाई और डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह उद्योग आजीविका प्रदान करता है। निर्यात। भारत जापान को सूत निर्यात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देशों को सूती वस्त्र का निर्यात करता है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। अतः अन्य दूसरे कारक जैसे कार्गों को चलाने की शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जरूरी नहीं आप सूती वस्त्र की जो मील है उसको आप कपास उत्पादित क्षेत्रों के बिल्कुल नज़दीक लगाएं, इसको बाजार के नज़दीक भी लगाया जा सकता है, क्योंकि कपास से जो धागा और धागे से जो कपड़ा बनता है उसमें भार का नुकसान नहीं होता। भारत में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, कोल्हापुर, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, ग्वालियर, दिल्ली, सहारनपुर, राजकोट, पोरबंदर, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, वर्धा, इन नगरों में सूती वस्त्र के भारत में उद्योग लगे हुए हैं। पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात ज़्यादातर पटसन मिलें भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जिसको वर्तमान में बांग्लादेश बोलते हैं, उसके हिस्से में आ गया। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर, यह हुगली जगह है, मानचित्र में देखें, 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में ज़्यादातर पटसन के उद्योग स्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पटसन उगाया जाता है। हुगली नदी पर
इतने ज़्यादा उद्योग स्थित होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, पटसन उत्पादक क्षेत्रों से निकटता। सड़क, रेल, जल हर प्रकार के परिवहन की यहाँ पर सुविधा है। कच्चे पटसन को संसाधित करने में जो जल की जो आवश्यकता होती है वो भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रम यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में होना, जिस कारण से यहाँ पर बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। निर्यात, अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब के देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पटसन के प्रमुख खरीदार देश हैं। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांड, सारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि 4 लाख से ज़्यादा व्यक्ति तो डायरेक्ट इस उद्योग से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं, लगे हुए हैं इस उद्योग में। और किसानों को क्योंकि गन्ना उगाना पड़ता है, तो इस तरह से ये चीनी का जो उद्योग है वो किसानों को भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। जिस मौसम में गन्ने की जो उत्पादन होता है उसी मौसम, उसी समय के दौरान चीनी की मिल भी चलती है। 1903 में बिहार में आधुनिक चीनी मिल की स्थापना की गई। 2010-11 में देश में 662 से ज़्यादा चीनी की मिलें थी। उद्योग की अवस्थिति, गन्ना एक बाहर हवास वाली फसल है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अर्थात अगर 100 क्विंटल गन्ना है तो उससे 9 से 12 क्विंटल चीनी ही बनाई जा सकती है। गन्ना एक इस तरह का कच्चा माल है जिसका समय और दूरी के साथ साथ भार में भी ह्रास होता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी प्राप्त होती है। अतः अधिकांश चीनी मिल गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थित हैं। वितरण, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है और देश में कुल चीनी उत्पादन का 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं। इनमें से 87 मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं। ये भारत की प्रमुख चीनी मिलों के राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपके लिए कुछ गृह कार्य। निर्माण उद्योग का क्या अर्थ है? निर्माण उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? निर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। सूती वस्त्र उद्योगों का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। पटसन उद्योग का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए और चीनी उद्योग का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, भाग 2 के अंतर्गत जो अगला भाग आएगा इस वीडियो का, उसमें हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें खनिज आधारित अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग,
उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इन सभी प्रकार के उद्योगों का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, अलग अलग प्रकार के वायु, जल, तापीय प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जा सकती है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास तथा भारत के अलग अलग औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।